बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट गाइड तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, एसएसटी मैथ फिजिक्स का पेपर जो कल हो चुका है, इसका मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जबकि अब ये जो वीडियो है वो 2 वीडियो में भी मैंने मैथ्स और फिजिक्स को तकरीबन डिस्कस किया था। तो 10 MCQs ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं 51 इस पेपर में ये 51 नंबर क्वेश्चन है और इससे मैं स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। अगर एक ऑब्जेक्ट है और इसको प्लेस किया गया है प्रिंसिपल फोकस पर, अब कन्वेक्स लेंस, हमारे साथ जो लेंस है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, द इमेज विल बी एट। तो आपके साथ इमेज कहाँ पर फाइंड होगा? ऑप्शन ए कहता है ये 2f पर होगा, f से लेस या ग्रेटर, ये समथिंग क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। तो लेट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस ऑप्शन पर ये जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनते हैं ये कौन से पॉइंट पर बनते हैं। तो ये है वो फिगर, ये इस तरह होता है कि तो ये है वो फिगर जिससे मैं आपको वेरी इजीली आपको समझा सकता हूँ कि आपके साथ अगर डिस्टेंस डिफरेंट हो लेंस से, कन्वेक्स लेंस से स्पेशली, तो इमेज डिफरेंट प्लेसेस पर बनते हैं। तो अगर ये 2f से इस साइड पर ये ऑब्जेक्ट है तो आपके साथ इमेज f और 2f के अंदर बनेगा। जबकि अगर ये 2f के ऊपर है तो आपके साथ इमेज 2f के ऊपर बनेगा। जबकि अगर ये 2f और f1 की या जो प्रिंसिपल फोकस है या इसके जो डबल डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इनके दरमियान है, तो आपके साथ इमेज अब 2f के आगे बनेगा। लेकिन अगर ये फोकस पर है तो इसकी जो इमेज बनते हैं ये इन्फिनिटी पर बनते हैं। और अगर इसको इसकी साइड पर ले जाते हैं तो f1 और इस 0 पॉइंट के अंदर ले जाते हैं तो ये इमेज अब वर्चुअल होगा। तो इट मीन, इसका मतलब ये हुआ अगर हम कन्वेक्स लेंस से इमेज बना रहे हैं तो ये डिपेंड करता है लेंस से डिस्टेंस पर। अगर f2f सब मैं आपको बता दिया तो ये है कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी। तो सिंपल आपको पता चल गया कि अगर ये f पर प्लेस्ड है तो आपके साथ इमेज बनेगा 2f के बहुत आगे, इट मीन इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एट इन्फिनिटी। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, द एंगल एट विच x and y कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर इक्वल इज। वो कौन सी एंगल होगी जिसके लिए फोर्स की जो x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है ये दोनों इक्वल होगा। जस्ट सिंपल इसको कंडीशन में ले लो, और कंडीशन इस तरह है कि आपने करना क्या होगा कि आपने सिंपल इस तरह करना होगा कि fx आपके साथ गिवन है, दिस इज f cos थीटा व्हाइल fy इज इक्वल टू f sin थीटा। वेरी सिंपल। मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रा नहीं किया लेकिन इसका ग्राफ भी सिंपल है। तो आप इसको कंडीशन में ले लो, fy fx इक्वल है तो आप इसको कंडीशन में जस्ट कंडीशन ले लो तो sin थीटा बटा cos थीटा, इसको इस साइड पर लो ताकि टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट हमारे लिए आसान करना आसान है विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट। सो f डिवाइड बाय f इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट थीटा अगर 1 है तो इसका मतलब है ये थीटा 45 है। अगर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आप लेते हो तो ये 45 के बराबर है। तो सिंपल आपके साथ रिजल्ट होगा ऑप्शन डी 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, अ कार इज मूविंग एट डेथ स्पीड। 20 मीटर पर सेकंड पर एक कार मूविंग करता है along a straight road, एक बिल्कुल सीधी रोड के सामने से। तो एंड साउंड्स एट हॉर्न्स एट 500 हर्ट्ज, और ये जो हॉर्न बजा रहे हैं इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो है 500 हर्ट्ज। व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हियर एज द कार इज अप्रोचिंग यू। अगर आप एक डिस्टेंस पर इससे है तो अगर ये आपके सामने से आ रही है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी अब क्या होगी, जो कि हमें मालूम है। अगर एक जिस तरह एम्बुलेंस होते हैं जब आपको सामने आ रही है तो इसका जो साउंड है इस सायरन की वो आप इस तरह महसूस करें कि इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। तो आप ये कहते हैं कि अगर वो स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ को और इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये है तो इसकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, एक्चुअली ये डॉपलर इफेक्ट है, तो आपके साथ ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जबकि आपने स्पीड ऑफ साउंड को यूज करना है 340। तो वेरी सिंपल है, ये है स्पीड ऑफ द
का, while this is the frequency of the soil, जस्ट हमको मालूम करना है एफ प्राइम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ये फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये स्पीड ऑफ साउंड आपके साथ गिवन है। अब फार्मूला क्या है, अगर ये आपके सामने आपके तरफ आ रहा है तो आपके इसके स्पीड से ये ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द साउंड एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो 340 प्लस 220 डिवाइड बाय दिस, आपके साथ रिजल्ट होगा 331। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हुआ ये है 531, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, a percentage uncertainty in force F and area are 22% and 5%। अगर फोर्स में जो परसेंट अनसर्टिनिटी है वो 2 है, जबकि एरिया में जो परसेंट अनसर्टिनिटी है वो है 5 respectively, then what will be the percentage uncertainty in pressure। तो प्रेशर में परसेंटेज अनसर्टिनिटी किसकी बराबर होगी। अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, लेकिन शायद आपको पता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है, ये फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर होता है। और हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा है कि अगर हम अनसर्टेनिटी को परसेंटेज, अगर हम हमारे साथ इक्वेशन इस तरह है कि वो प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है, कोशेंट में है, तो आपने इस तरह करना होगा कि जो रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी आप मालूम करना चाहते हो इस पी में, वो क्वांटिटी में जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वो दो क्वांटिटी जो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, तो आप सिंपल इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकाल दो और फिर इसको ऐड कर दो, तो ये रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी होगी पी में। तो आपके साथ जो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो सी करेक्ट है, ये 7%। Question number 55. Energy density in case of capacitor is always proportional to। Energy density in case of capacitor में ये किसकी प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि ये किस चैप्टर में है या कहाँ पर ये है। तो आपने यहाँ पर कैपेसिटर की जो इक्वेशन है फर्स्ट ईयर में आपने वहाँ सेकंड में सॉरी, तो इसमें इक्वेशन होता है कि आपके साथ एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये सिंपल है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। आपने चूंकि ये पढ़ा होगा कि एनर्जी आपके प्रेशर होते हैं हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर है डिवाइड बाय ए डी। आपको अगर उसको साथ सिंपल कैलकुलेशन है, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसकी वैल्यू हमारे साथ होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी के बराबर, तो आपके साथ रिजल्ट होगा ये। अब आप सोच लेना, जस्ट वेरी सिंपल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये ई की प्रोपोर्शनल है, ई स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट हुआ ऑप्शन डी, जो कहते हैं ई स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है मैक्सवेल डिराइव्ड मैथमेटिकल द स्पीड ऑफ लाइट इज। आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन हम इसको कहते हैं मैक्सवेल फोर्स इक्वेशन। तो एक्चुअली मैक्सवेल फोर्स इक्वेशन में एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरचेंज होता है, इससे 2 इक्वेशन बनते हैं। बाद में कोई इक्वेशन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, जबकि फोर्थ जो इक्वेशन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन है c is equal to 1 divided by mu naught epsilon naught। This is a very simple that is c is equal to 1 divided by epsilon naught mu naught under the root। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। What will be happen to orbital speed of satellite if its orbital radius is half of its initial value। अगर एक सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में एक मैं कहता हूँ कि प्लैनेट से अराउंड प्लैनेट घूम रही है, तो इसके जो स्पीड होते हैं, जो वेलोसिटी होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अब ये जो मोमेंट करता है, अगर हम इसकी रेडियस को हाफ कर देते हैं तो इसकी जो स्पीड होगी, अब अगर हम रेडियस को हाफ कर देते हैं तो इसकी स्पीड कितने टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ कि किसी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से आपने बताना है कि ये इस तरह होगा। सबसे पहले याद रखना, अगर आप फिजिक्स करते हो तो आपने इक्वेशन में बात करना होगा। अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हो तो सबसे पहले से इक्वेशन लिख दो। वेरी सिंपल, अगर आपसे भूल जाए कि मैं इस इक्वेशन कैसे डिराइव करूँ, जस्ट ले लो ये एक सैटेलाइट है, ये इस पॉइंट से घूम रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस है r है। अब इस पर जो वेलोसिटी v है, इस पर 2 फोर्सेस है। एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स gm मास ऑफ सैटेलाइट है, जबकि me मास ऑफ डिवाइड बाय r स्क्वायर, और mv स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर v स्क्वायर है, सॉरी ये मैं भूल चुका हूँ। तो अगर आप इसको सिंपल
जस्ट सॉल्व कर लेते हो तो आपके साथ रिजल्ट होगा ये। अब आपने क्या करना है, जी एम ई तो कांस्टेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर अंडर द रूट को। अगर आप इस आर को हाफ कर देते हो, जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आप इस आर को हाफ कर देते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर वी प्राइम लिख दिया और इस आर को हाफ कर दिया, तो आपके साथ चूंकि अंडर रूट 2 डिवीजन में है तो ये ऊपर आएगा, और ये अंडर रूट 2 इनटू ये तो वी है तो ये अंडर रूट 2 टाइम्स ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपके साथ जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो है ऑप्शन डी, इंक्रीज 2 टाइम्स, ये इंक्रीज होगा 2 टाइम्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन फ्लोर ऑफ अ गर्ल्स हैज वेट ऑफ डुमरा। अगर एक गर्ल है जिसकी वेट 392 न्यूटन है, वेयरिंग हील शूज विद एन एरिया ऑफ डुमरा, और उसने हील शूज को पहना है जिसकी एरिया ये है। आपको ये आप जरा अंदाजा कर दिया, अगर ये लड़की है तो इसके जो 392 न्यूटन है तो इसका मास क्या होगा, जस्ट इसको सॉल्व कर दो, ये आपके लिए जैसा एक्साइटमेंट है। तो इसका मास क्या होगा वो आपने कमेंट में जरूर बताना कि इसका जो मास है वो क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं भी, तो ये है क्वेश्चन, W गिवन है वेट ऑफ द गर्ल, जबकि जो शूज पहने हुए जिसकी जो एरिया है वो 0.001 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हो तो आपको ऐसे होगा 1×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 को मैंने इसको जो पॉइंट है उसको राइट की तरफ लिया है, तो ये जो पावर है ये माइनस होगा, या मैं आपको सिंपल बताता हूँ आपके साथ को जो क्वांटिटी हो 1 से कम है तो आपने पावर लगाना है नेगेटिव। तो यहाँ पर आप उसको नंबर को काउंट कर दो, पावर इसका ले लो और इसके बाद ये होगा रिजल्ट। अब प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर होता है P = W/A, फोर्स डिवाइड बाय A। यहाँ पर चूंकि W वैट मीन है, वर्क नहीं है, तो आपके साथ W/A या F/A वेरी सिंपल है 392, जबकि आपके साथ जो एरिया है ये एरिया है। अब आपने ऐसा करो कि इसको इस साइड पर ले आओ, अगर आप इसको ओवर करो तो ये पावर जो है पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको इस ऑप्शन को आपने पेपर के हिसाब से करना होगा। वो 3.92 ऑप्शन गिवन है, तो अगर आप यहाँ पर 2 नंबर इस साइड पर लेते हो तो चूंकि पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, तो आपने पॉइंट इस साइड पर लिया है, तो ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसके साथ 2 पॉइंट पॉजिटिव में ऐड होगा तो ये 6 बन जाएगा 3.92 मेगा पास्कल। तो ये है आपका रिजल्ट। Now the correct result is 3.92 megapixel. Option A is correct. Now question number 59. If turns ratio of transformer is 5, अगर ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो 5 है and the secondary voltage is greater than the primary voltage by factor, तो secondary की जो वोल्टेज है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, secondary की वोल्टेज ये प्राइमरी वोल्टेज से कितना ज्यादा होगा, कितने फैक्टर से। तो वेरी सिंपल, आपने जस्ट ट्रांसफार्मर की इक्वेशन को लिखना है। अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हो तो बाद में इसमें कोई मसला नहीं हो सकता, वेरी सिंपल। तो ये है वो क्वेश्चन, ये है ट्रांसफार्मर। इसमें 2 कॉइल्स होता है, ये होता है प्राइमरी कॉइल जिसकी ईएमएफ को हम E1 कहते हैं, जबकि ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल N1, ये सेकेंडरी कॉइल, इसके वोल्टेज और इसके नंबर ऑफ टर्न्स। ये होता है, ये इक्वेशन वेरी सिंपल है। अगर आप इसको डेरिवेशन चाहते हो तो मैं आपके इसके वीडियो भी बना सकता हूँ, वेरी सिंपल। अब इससे आप E2 को कैलकुलेट कर सकते हो, E2 = N2/N1 E1। अब N1/N2/N1 गिवन है, इसके रेशो 5 है, जबकि E1 ये आपने E2 के टर्म ऑफ E1 E2 को मालूम करना है, तो यहाँ पर ये 5 टाइम ऑफ E1 हो गया। तो आपके साथ जो करेक्ट रिजल्ट है वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।